हेलो एंड वेलकम टू सिविल्स जर्नी। जैसे बैंक एक कस्टमर को लोन एक्सटेंड करने से पहले उनका क्रेडिट स्कोर चेक करती है और उससे ये एस्टिमेट लगाती है कि उनका लोन कितना सेफ है, वैसे ही जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं किसी भी देश में निवेश करने से पहले उस देश की क्या क्रेडिट रेटिंग्स है उसको चेक करते हैं और फिर उससे ये एस्टिमेट लगाते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट कितना सेफ होगा। और ये जो रेटिंग है, कुछ एजेंसीज हैं जैसे कि एस&पी, स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच एंड मूडी, इनके द्वारा इशू किया जाता है। ये सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स को इशू करते हैं और इन रेटिंग्स को देख के फिर जो हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं किसी भी देश में जाके इन्वेस्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि 18 साल के बाद किस बेसिस पे एस&पी ने इंडिया का जो रेटिंग्स है उसको अपग्रेड किया, इसके क्या मायने हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उनके अथॉरिटीज के क्या इस पे रिस्पॉन्सेज रहे हैं। सो बिफोर वी बिगिन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज कुमार सौरभ। Currently, I'm serving as Assistant Commissioner in the Commercial Tax Department, Government of Bihar. तो आज के सेशन में हम इन सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एस&पी जो कि हमारा ग्लोबल रेटिंग इशू करता है देश, किसी भी देश के लिए, उसने अपग्रेड किया है असेसमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम BBB नेगेटिव से BBB। आप इसको सिंपली पॉजिटिव एज्यूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये रेटिंग्स है क्या एक्चुअली, ये BBB। तो आप देखोगे यहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हैं कि दो हमारे यहाँ पे ग्रेड है, एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड है और एक स्पेक्युलेटिव ग्रेड है। इन्वेस्टमेंट और स्पेक्युलेटिव ग्रेड का सिंपल मीनिंग है ये हमारा सेफ जोन है जो हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, और जो स्पेक्युलेटिव ग्रेड है ये हमारा रिस्क वाला जोन है। इसमें भी आपके इन्वेस्टमेंट कितना सेफ रहेगा उसके बेसिस पे BBB से लेकर AAA तक जाता है। फिर वैसे ही हमारा जो रिस्क जोन है वो D से लेकर BB तक जाता है। तो ये अगर हम देखें, ये जो रेटिंग है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रेटिंग है। वैसे ही हमारा एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कहने का मतलब जिसका मैच्योरिटी 1 साल से कम का रहता है, तो उसके लिए भी D, C, B, फिर A3 to A1 ये हमारा है। वो आगे देखेंगे क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर में सिर्फ BBB का मेंशन्ड है, लेकिन एक्चुअली में लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है जिसका मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा है वहाँ पे BBB नेगेटिव टू BBB आया है, और जहाँ पे शॉर्ट टर्म है वहाँ A3 से हम A2 को अपग्रेड किए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे ये दो ग्रेड हैं, ये सेफ जोन है और ये रिस्क वाला जोन है। और 18 साल के बाद लास्ट जो एस&पी ने इंडिया को रेटिंग दिया था वो BBB नेगेटिव था 2007 में, BBB नेगेटिव। और 14 अगस्त 2025, 18 साल के बाद ये BBB पॉजिटिव यानी सिंपली BBB में अपग्रेड हुआ है। अब उनका क्या ऑब्जर्वेशन रहा है, किस बेसिस पे उन्होंने ये रेटिंग्स दिया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि इंडिया हैज बीन अमंग द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, और उसका किस बेसिस पे उन्होंने बताया है कि जो भी हमारा रियल जीडीपी हमारे दो बेसिस पे निकालते हैं, वो ईयर के बेसिस पे होता है। एक हमारा कांस्टेंट और एक हमारा करंट, जिसको हम नॉमिनल भी कहते हैं, और ये हमारा रियल हुआ। तो कांस्टेंट और करंट या रियल और नॉमिनल में क्या डिफरेंस है, इसका बेस ईयर जो है वो 2011-12 है और ये करंट ईयर पे है। यानी अगर 2025 की अगर बात करें तो ये करंट प्राइसेस के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, और ये 2011-12 में जो प्राइसेस रहे हैं उसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। और इसका मेन बेसिस क्या होता है, सपोज 2011-12 में कोई 10 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हुआ है और कोई प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर रहा है, यानी करंट ईयर में भी हमारे 10 यूनिट ही है।
सपोज एक यूनिट का दाम अगर 10 है तो 10 यूनिट्स का 100 हो जाएगा। वैसे ही करेंट ईयर्स में अगर हमारा नंबर ऑफ यूनिट सेम है बट ये 10 से 20 पर यूनिट हो रहा, तो ये 200 में हमारा कैलकुलेट होकर आएगा। तो आप देखेंगे कि एक्चुअल में प्रोडक्शन भले ही नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जीडीपी अगर करंट प्राइस, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन को इंक्लूड किया जा रहा है, इसलिए ये रियल जीडीपी की बात कर रहा है। तो इसका मतलब अगर रियल जीडीपी में इंक्रीमेंट है, इट मींस देयर इज इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी, उस यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और कैपिटल क्या होता है, मतलब जिसको यूज करके आप अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इनका ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि इंडिया हैज स्टेज्ड अ रिमार्केबल कमबैक फ्रॉम द पैंडेमिक with real GDP growth over fiscal year 2022 to 24 averaging around 8.8%, जो कि हाईएस्ट है एशिया पैसिफिक में। फिर उसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया है कि वी एक्सपेक्ट दिस ग्रोथ डायनेमिक्स टू कंटिन्यू इन द मीडियम टर्म with GDP increasing 6.8% annually over the next 3 years. This has moderating effect on ratio of government debt to GDP despite still wide fiscal deficit. तो इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि गवर्नमेंट ने कितना बोरो किया है। यानी गवर्नमेंट जब भी अपने बजट में कोई डेफिसिट रन करती है तो उसे बोरो करना पड़ेगा। जैसे सिंपली समझिए, कोई एक हाउस होल्ड है, अगर इनकम हाउस होल्ड का 10 रुपीज है और एक्सपेंडिचर अगर 12 रुपीज है, तो 2 रुपए का हमारा यहाँ पे डेफिसिट है, तो इसे किसी ना किसी से उधार लेकर या लोन लेके ही हमें पूरा करना पड़ेगा। तो सेम चीज है कि अगर गवर्नमेंट ज्यादा उधार लेगी, इसका मतलब आम जनता के लिए वो उधार, मतलब जहां से पैसा, वो सोर्स जहां से पैसा गवर्नमेंट बोरो कर रही है, तो आम जो पब्लिक है या फिर कोई इन्वेस्टर है वो वहां से बोरो नहीं कर सकती। और डेट टू जीडीपी भी एक पैरामीटर है जिसके बेसिस पे जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स जो इशू करते हैं ये एजेंसीज, इस पैरामीटर को यूज करते हैं। वैसे एक हमारा टर्म है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जो कि होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट और एक होता है ट्विन डेफिसिट। ट्विन डेफिसिट का मतलब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है, जो कि हमारा ट्रेड में हमारा क्या अकाउंट है, कैसा बैलेंस है, नेगेटिव है यानी सरप्लस है या डेफिसिट में है, उसके बारे में बताता है। और जो भी हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो उनका जो नेट रिजल्ट है वो हमारा इस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा उनका ऑब्जर्वेशन है कि किस बेसिस पे उन्होंने इंडिया का सॉवरेन रेटिंग को अपग्रेड किया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि यूएस ने जो टैरिफ इंपोज किया है इंडिया के ऊपर, विच इज हाईएस्ट अमॉन्ग द कंट्रीज, जिसके ऊपर यूएस ने सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए हैं। इंडिया के कंपैरेबल एक ब्राजील है जिसके ऊपर 50% का टैरिफ है। तो उन्होंने ये कहा है कि यूएस का जो 50% टैरिफ है, इस ये भी मैनेजेबल है इंडिया के लिए। और उसका उन्होंने रीजन क्या बताया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो लार्जली ड्रिवन है डोमेस्टिक कंजम्पशन से, यानी जो भी हमारे देश में प्रोडक्शन होता है वो लार्जली हमारे देश में ही कंज्यूम किया जाता है। इसीलिए यूएस का जो टैरिफ इम्पोजिशन है अपने देश के ऊपर, उसका वो मैनेजेबल है। उन्होंने यही कहा है कि इंडिया इज रिलेटिवली लेस रिलायंट ऑन ट्रेड, less reliant on trade, and about 60% of its economic growth stems from domestic consumption. फिर उन्होंने आगे कहा है
कि वी एक्सपेक्ट दैट द इवेंट इंडिया हैज टू स्विच फ्रॉम इंपोर्टिंग रशियन क्रूड ऑयल, द फिजिकल कॉस्ट इफ फुली borne by the government will be modest। यानी अगर किसी भी रीजन से इंडिया रशिया से अगर तेल जो हम क्रूड ऑयल बाई कर रहे हैं वो अगर लेना छोड़ दे, तो जो भी कॉस्ट के डिफरेंसेस रहेंगे, अगर हमारा इंपोर्टिंग कंट्री रशिया के बजाय कोई और हो, तो वो डिफरेंस मैनेजेबल है इंडिया के द्वारा, और उसका बहुत ही मॉडेस्ट इम्पैक्ट पड़ेगा गवर्नमेंट के बोरोइंग कैपेसिटी के ऊपर। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके रिस्पॉन्सेस को देखें, तो उन्होंने ये कहा है कि वो बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करते हैं इन रेटिंग एजेंसीज के द्वारा जो भी रेटिंग्स इंडिया या फिर किसी भी इमर्जिंग इकोनॉमी को जो दिया जाता है, और उनका एक कंसर्न भी रहा है जो कि 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे का एक चैप्टर है, डज इंडियाज सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग रिफ्लेक्ट इट्स फंडामेंटल्स? नो। तो यहाँ पे ये रेस किया गया कि द सेंटर हैज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इट्स डिस्प्लेजर एंड सेड देयर मेथोडोलॉजीज आर बायस्ड अगेंस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो ये कंसर्न रहा है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज को लेकर जो भी इनके मेथोडोलॉजी रही है वो बायस्ड रही है। और जो आज S&P ने इंडिया का जो रेटिंग्स को अपग्रेड किया है, उसको लेकर मिनिस्ट्री और फाइनेंस ने भी ट्वीट किया है और यही इन्फॉर्म किया है कि जो शॉर्ट टर्म हमारा रेटिंग्स है वो A2 में आया है फ्रॉम A3। वैसे ही जो लॉन्ग टर्म हमारा जो रेटिंग है जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड का अब हो चुका है वो BBB नेगेटिव से BBB में है, जो कि एक स्टेप क्लोजर है A ग्रेड का, जो कि ज्यादा सेफ जोन माना जाता है। तो इससे यही फर्क पड़ेगा सबसे पहला कि जो हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, जो लार्ज चंक ऑफ पैसा जो FDI के फॉर्म में किसी भी देश में वो जाता है, तो उससे उसका क्वांटम बढ़ेगा, और अगर वो एक चूंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ओवरऑल देश के विकास में उनका काफी योगदान रहता है। तो इसी चीज को अप्रिशिएट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा अपने एक्स हैंडल पे, और इंडिया हैज प्रायोरिटाइज, और आगे उन्होंने ये भी कहा है इंडिया हैज प्रायोरिटाइज्ड फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब यही है कि जो भी गवर्नमेंट के फिस्कल पॉलिसीज रहे हैं उसमें एक डिसिप्लिन लाने की बात करी गई है, ठीक है। मेंटेनिंग इट्स स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन drive and inclusive growth approach that has led to upgrade. India will continue to buoyant growth momentum and undertake steps for further reforms to attain the goal of Viksit Bharat by 2047। तो ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा अपने एक्स हैंडल पे कहा गया है। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की, ठीक है। तो इंप्रूविंग पब्लिक फाइनेंसेस, दो टर्म है, एक पब्लिक और एक फाइनेंस। तो किसी भी डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट किसी भी देश में जहां स्थापित है वहां पब्लिक का सीधा मतलब है गवर्नमेंट। सो पब्लिक इज सिंपली हियर गवर्नमेंट, क्योंकि जो विल ऑफ द पीपल है वो गवर्नमेंट ही रिप्रेजेंट करती है। और ये जो इलेक्शन का हमारे पास एक प्रोसेस है, तो आम जनता इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती है, और वही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपने सिटीजन्स के जो विशेस हैं उसको फुलफिल करने के लिए अपने पॉलिसीज लेके आते हैं। तो जिस देश में डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड है वहां पे पब्लिक का मतलब सिंपली गवर्नमेंट होता है। और जो फिनेंसेस है इसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ मनी। इसको हम लोग एक ब्रॉडर टर्म से रिप्लेस करेंगे रिसोर्सेस। तो मैनेजमेंट ऑफ मनी या रिसोर्सेस किस पर्पस के लिए, कि कोई एक सर्टेन टास्क है उसको अकम्प्लिश करने के लिए गवर्नमेंट कैसे अपने इनकम्स को जनरेट कर रही है और उसको किस तरीके से उसको खर्च कर रही है। तो बेसिकली ये जो हमारा बजट का एक प्रोसेस है ये पब्लिक फाइनेंस का एक पार्ट है। तो यानी गवर्नमेंट कैसे अपने इनकम्स को जनरेट करती है
और उसको खर्च करती है इन ऑर्डर टू accomplish certain एक्टिविटीज और गोल। तो यही कहा गया है कि इंडिया रेटिंग एजेंसीज ने ये बोला है रिपीटेडली कि जो मेन इशू अपने देश के साथ रहा है वो रहा है कि गवर्नमेंट ने का जो फिस्कल डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। अगर फिस्कल डेफिसिट जैसा मैंने बताया कि अगर ज़्यादा रहेगा तो बाकी लोगों के लिए बोरो करने का एवेन्यू कम हो जाएगा और इससे क्राउडिंग आउट का इफेक्ट आता है। तो जो सबसे बड़ा इशू चैलेंज था वो यही था, इंडियाज हाई गवर्नमेंट डेफिसिट एंड डेट लेवल एज की वीकनेस। और वीक फिस्कल सेटिंग हैज ऑलवेज बीन द मोस्ट वल्नरेबल पार्ट ऑफ सॉवरेन रेटिंग। यानी जिसका फिस्कल जो कंडीशन है जितना अच्छा रहेगा उनकी रेटिंग्स उतनी अच्छी रहेगी। और ये फिस्कल कंडीशंस अच्छा कैसे रहेगा कि गवर्नमेंट अपने जो फिनेंसेस हैं उसको कैसे बेहतर रख रही है। तो अगर वही आगे S&P ने बताया है कि अगर फिस्कल डेफिसिट सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स का कंबाइंड देखें तो 2025-26 में 7.3% का एस्टिमेट किया गया है, विच इट एक्सपेक्ट टू डिक्लाइन टू 6.6% कौन से साल के 2028-29। यानी एक पॉजिटिव आउटलुक है। इसका मतलब कि गवर्नमेंट जो भी अपने पॉलिसीज अभी फ्रेम कर रही है उसका एक पॉजिटिव जो आप कह सकते हैं इम्पैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स को जाएगा और वही चीज S&P के जो रेटिंग्स में दिख रही है। तो अब यही हम बात कर लें कि जो हमारा यूनियन बजट 2025-26 का है तो उसमें जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 11.21 लाख करोड़ का है। फिर जैसा मैंने बताया कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि उस वैसा इन्वेस्टमेंट जिसे आप प्रोडक्शन को फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये एक अच्छा मतलब कह सकते हैं एक्सपेंडिचर है क्योंकि इससे हमारा एसेट्स का क्रिएशन होगा। फिर एडिंग कैपिटल स्पेंडिंग बाय स्टेट्स, टोटल पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एस्टिमेटेड अराउंड 5.5% ऑफ जीडीपी, जो कि अपने पीयर ग्रुप के समकक्ष है या फिर उससे भी ज्यादा है अकॉर्डिंग टू S&P। और वही डेट के टर्म्स में अगर बात करें तो S&P एक्सपेक्ट करता है कि जो सेंटर और स्टेट की जो कंबाइंड डेट है वो जो कि 2024-25 में 83% है वो घट के 78% जाएगा ऑफ द जीडीपी बाय 28-29। यानी दो हमारे पॉजिटिव आउटलुक्स उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। फिर सेंटर हैज टारगेटेड अ रिडक्शन ऑफ इट्स डेट टू जीडीपी रेशियो टू 49-51% बाय 2030-31, जो कि अभी है 57.1%। ठीक है, तो अगर देखें तो हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो सेटिस्फैक्ट्री है। फिर सेंटर और स्टेट का जो कंबाइंड डेट लेवल है उसको हमने डिस्कस किया। फिर सेंटर का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो क्या टारगेट कर रही है सेंटर, उसके बारे में है। यानी फिर से कि अगर गवर्नमेंट के ऊपर डेट कम हो तो वो उनकी उससे रेटिंग को काफ़ी बेनिफिट मिलता है और ये एक मेजर फैक्टर है क्रेडिट रेटिंग्स को इंप्रूव करने के लिए। अब आते हैं ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन को देख लेते हैं। देखिए, ग्रोथ और इन्फ्लेशन का एक बड़ा ही क्लोज रिलेशनशिप है। एक सर्टेन लेवल तक इन्फ्लेशन डिजायरेबल होता है किसी भी इकोनॉमी में। इन्फ्लेशन सिंपल टर्म्स में जिसे हम महंगाई कहते हैं, इसको थोड़ा टेक्निकली अगर आप समझें तो ये बेसिकली मनी सर्कुलेशन को बताता है। और जब भी जिस रीजन से मनी का सर्कुलेशन अगर मार्केट में बढ़ जाता है तो वो एक इन्फ्लेशन को डिनोट करता है। और मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा कैसे? या तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी जो सामान है उसका दाम बढ़ जाए, या फिर डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। तो दोनों के केस में यानी कॉस्ट पुश भी हो सकता है या फिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी हो सकता है। एक रेंज में उर्जित पटेल कमेटी बनी थी और उन्होंने एक रेंज बताया था 2 to 6%।
एक डिजायरेबल रेंज है, अपने इकोनॉमी में होना चाहिए इतना इन्फ्लेशन, और वो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस के बेसिस पे था। तो अगर थोड़ा इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी में है, इसका मतलब कि हमारा डिमांड सस्टेन्ड है। तो ये बताया गया है कि वाइल इंडियाज जीडीपी ग्रोथ हैज एज्ड लोअर रिसेंटली, जो कि 6.5% है 2024-25 में, पिछले 4 सालों में ये सबसे कम है। अगर पिछले 3 साल का आप देखोगे तो 2021 में ये लगभग 9% का था, फिर 8% रहा, फिर लगभग 7% का था। अगर देखें तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में ये सबसे लोएस्ट है। और हमारा जो इन्फ्लेशन का मैनेजमेंट है वो आरबीआई ही करती है बेसिकली। तो वी रिकॉग्नाइज हाउएवर that India's high growth rate needs to sustain over a long period of time for the economy to create sufficient job, reduce inequality and reap the full benefit of favorable demographic। ये favorable demographic कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में अभी जो यंग पॉपुलेशन है उनका परसेंटेज ज़्यादा है, यानी हमारे देश का पॉपुलेशन अभी यंग है, वर्किंग एज पॉपुलेशन में है। और अगर हमारे इकोनॉमी में सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है तो हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को, जो कि यंग पॉपुलेशन है, उसको अच्छे से रीप कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हमारे देश के विकास में। तो उन्होंने भी जो आरबीआई का इन्फ्लेशन मैनेजमेंट है उसको सेटिस्फैक्ट्री बताया है। यहाँ पे एक टर्म है हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन। देखो, इन्फ्लेशन में ब्रॉडली दो इन्फ्लेशन को स्टडी किया जाता है। एक हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है और दूसरा कोर इन्फ्लेशन है। हेडलाइन इन्फ्लेशन वो होता है जो ज़्यादा वल्नरेबल जो आइटम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोल यानी फ्यूल, फूड, ये काफ़ी वोलेटाइल होता है इनका प्राइसेस, तो वो हेडलाइन इन्फ्लेशन को बताता है। और कोर इन्फ्लेशन जिसमें फ्लक्चुएशन थोड़ा कम होता है, यानी अगर वो सारे गुड्स को हम हटा दें जिसमें फ्लक्चुएशंस ज़्यादा हैं, जो ज़्यादा वोलेटाइल है, तो वो हमारा कोर इन्फ्लेशन होता है। तो जैसे हमने बात किया 2 to 6% का जो रेंज है, इसको मैनेज करती है आरबीआई, और ये डिज़ायरेबल है हमारे इकोनॉमी के लिए। तो ओवरऑल यही है कि काफ़ी पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट्स हैं एस&पी के, जो हमारी रेटिंग्स आई हैं, और उम्मीद करते हैं इससे ग्लोबल इन्वेस्टर्स काफ़ी इनकरेज होंगे हमारे देश में इन्वेस्ट करने में। और इसकी वजह से जो दूसरे हमारे इफ़ेक्ट्स हैं, उसके जो इम्पैक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन, ओवरऑल हमारी जो जीडीपी में ग्रोथ होगी, और वो अगर बेहतर पॉलिसीज़ के थ्रू उसी इनकम को वापस गवर्नमेंट अगर रीडिस्ट्रीब्यूट भी करती है अपने देश में, तो जो इनकम इनक्वालिटी है वो भी हमारा कम होगा। इसके साथ साथ जो भी हमारे फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो भी और मजबूत होंगे, और हमारी इकोनॉमी उतनी ही रोबस्ट होगी, और उसका भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा जो कि फिर से हमारे रेटिंग्स को और इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। सो थैंक यू। और आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है सिविल्स जर्नी के नाम से, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर जो भी और भी हमारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल है यहाँ शेयर किया जाता है। डेली बेसिस पे क्विज लाया जाता है, तो आपको अपने यूपीएससी और बाकी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे। तो आप ज्वाइन भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।